बात अगर इलेक्शन पर आपको सीटों के अनुमान देने की, जो ज़मीन पर चीज़ें चल रही हैं उनके विषय में बताने की है। मैंने तो कभी मैंने खुद सावन के अंधे वाली भूमिका निभाई है कि जो खुद हरा हरा देखे, और ना आपको सावन का अंधा बनाने का प्रयत्न किया है तो बस आपको हरियाली दिखा दूँ। बड़ा ही सख्त रवैया भगवा खेमे के खिलाफ रखते हुए हमेशा मैं सीटें देता हूँ, और प्रयत्न यही रहता है कि जो ज़मीन पर सच है उसको आपको जैसा है वैसे से रूबरू करा दूँ। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। आज किसी राज्य की सीटों की जगह बात थोड़ा सा जो ये उथल पुथल चल रही है हिंदी हार्टलैंड में, उस पर पहले एक वीडियो किया है, आज दोबारा उसी पे बात। एक कहानी उससे पहले आपको सुनाता हूँ। वो चौधरी साहब और रेवाड़ी में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो एक बार बैठे हुए थे अपनी मौज में, तो रेवाड़ी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि चौधरी साहब मैं एक ऊँट लेना चाहता हूँ। ठीक है भाई, ले ले ऊँट, कोई बुराई नहीं। बोले ऊँट होगा तो इनकम बढ़ जाएगी, थोड़ा भाड़ा वाड़ा मिल जाएगा। बोले कुछ गांव से लादा, शहर छोड़ दिया, शहर से लादा गांव ले आए। बोले बिल्कुल सही बात है, ऊँट होगा इनकम बढ़ जाएगी। पर बोले दिक्कत ये है कि रेवाड़ी को तू ऊँट तो ले लेगा, पर ऊँट के लिए चारा पानी कहाँ से लाएगा? ऊँट चरेगा कहाँ? चल गर्मियों, अभी तो गर्मियों के दिन है, जनवरी जून का महीना है, पर बोले बारिश में फसल हो जाएगी चारों तरफ, फिर कहाँ ले जाएगा? बोले चौधरी साहब आपके पास तो इतनी खेती, आपके खेतों में चरा लिया करूँगा। बोले अबे पागल है, खेतों में खड़ी फसल में ऊँट कौन चराने देगा? तो बोले चौधरी साहब इतना भी नहीं करोगे, अब मेरा ऊँट तुम्हारे खेत में नहीं चरेगा तो भला कहाँ चरेगा? चौधरी साहब बोले यार बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है, मेरे खड़ी फसल में तो ऊँट क्यों चराएगा? बोले जी और कहाँ चराऊँगा, मैं तो तुम्हारी में चराऊँगा। झगड़ा हो गया। झगड़े में चौधरी साहब ने रेवाड़ी को तो थप्पड़ धर दिए। रेवाड़ी बोले चौधरी साहब ये गलत बात है, आप बड़े आदमी हो तो दादागिरी कर रहे हो, मुझे मारोगे नहीं, ऊँटी तो चरा रहा हूँ, और कौन सा बोले मैंने गुनाह कर दिया। मारपीट और बढ़ गई, नौबती आ गई कि भाई लाठी चल गई दोनों में, दोनों के सर फूट गए। तो किसी ने पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस भी आ गई। पुलिस ने पूछा भाई क्यों हुआ झगड़ा? बोले चौधरी साहब ने मुझे मारा। बोले चौधरी साहब आपने क्यों मारा? बोले जी मेरे खेत में ऊँट चरा रहा है। पुलिस वाले ने कहा यार बोले ये तो गलत बात है, तुम चौधरी खेत में ऊँट क्यों चरा रहे थे? तो बोले जी इन्होंने सलाह दी थी कि ऊँट खरीद ले, अच्छा रहेगा, अब चराऊँ कहाँ, चारों तरफ तो फसल है। बोले अभी गर्मियों में कौन सी फसल है वे? दिमाग को ठनका दरोगा का। उसने पूछा, देखा आसपास, बोले ऊँट भी कहीं नहीं दिख रहा। तो बोले फसल भी नहीं दिख रही, ऊँट भी नहीं दिख रही, तुम्हारा लठ भी चल गया, चक्कर क्या है, ऊँट कहाँ है? बोले ऊँट जी सर्दियों में बटेश्वर के मेले से खरीदेंगे। लगभग जो नाराज़गी वोटर की के बहाने बनाए जा रहे हैं, उनके भी हाल वही है कि ऊँट बटेश्वर के मेले में सर्दियों में खरीदा जाएगा, और लठ गर्मियों में खाली खेत में इस बात पे चल रहा है कि तेरा ऊँट मेरे खेत में घुसा कैसे। आप रीजन पूछ लीजिए। अरे साहब राजपूतों के साथ बड़ा अन्याय हुआ बीजेपी में, बहुत गलत किया। ठीक है भाई, गलत किया है, सही नहीं है, नहीं करना चाहिए था, अच्छी बात है। क्या गलत किया? राजपूतों पे कहाँ गोली चलवाई? ऐसा क्या पहले जो राजपूतों को मिलता था वो इस सरकार ने छीन लिया? लीगल इलीगल की बात छोड़िए, वो भी कुछ नहीं पता, तो दिक्कत कहाँ है? और जो ये बातें कर रहे हैं ना, जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पे या पर्सनल लाइफ में आप मिलोगे, जो ये बातें कर रहे हैं, उनमें से 99% लोग वो हैं जो शायद पिछले अपने 10 साल 15 साल में जिन्हें अपने सांसद से कोई काम किसी तरह का पड़ा नहीं होगा, एक रत्ती का कोई काम जिन्हें अपने सांसद से नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी बोले सांसद जी सजाती ही चाहिए हमको, बीजेपी ने हमारी सुनवाई नहीं है। अब क्या सुनाने गए तुम्हें, क्या सुनाने जाना है तुमको? और ये एग्जाम्पल राजपूतों का दे दिया, क्योंकि अभी चर्चा है, एक्चुअल में हालात इससे अछूता, ये वाला हालात है इससे अछूता कोई बरादरी आपको नहीं मिलेगी हिंदी, कम से कम हिंदी बेल्ट में। और ये जो नाराज़गी आपको दिख रही है, जो मैंने पहले दिन से कहा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, बस किसी ने आग लगाई और जल गई, सुलग गई ना, ये पहले से कैसे था वो समझाता हूँ। बीजेपी 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में उभरी, उससे पिछले जो
10 साल 15 साल थे, उसमें बीजेपी यहाँ की राजनीति से बस हाशिए पे थी एक तरफ। तो सवाल ये है कि अगर जो सो कॉल्ड बीजेपी का खानदानी वोटर है, जो दावा किया जाता है, वो बीजेपी को वोट भरपूर कर ही रहा था, 90% वोट दे ही रहा था, तो बीजेपी हाशिए पे क्यों थी? और अगर वाकई उसका पूरा वोट जाने के बावजूद हाशिए पे थी, तो मतलब उसके वोट का कोई प्रभाव है नहीं, ये बात सच है। और दूसरा ये है कि आप कहीं ना कहीं और वोट कर रहे थे, तो ये सच्चाई है कि जब बीजेपी नहीं थी, राजनीति की मुख्य धारा में थोड़ी हटी हुई थी, बीएसपी और सपा के बीच का मैदान था ये, उस दौर में राजपूत वोटर कनेक्ट था सपा से। अभी जितने बड़े सपाई चेहरे आपको दिखेंगे, तो भाजपाई चेहरे जो आपको दिखेंगे बड़े बड़े, उनमें से कई ऐसे हैं राजपूत जो सपा में थे, वहाँ से बीजेपी में शिफ्ट करके। अभी जो कह रहे थे ना, नहीं साहब वाशिंग मशीन है, ऐसे राजभर क्यों ले लिया, निषाद को क्यों ले लिया, भैया आप भी आए हो, कहीं से आए हो, ये आपके जो हिंदू हृदय सम्राट हैं सोम साहब, ये भी मुलायम परिवार के बहुत करीबी हुआ करते थे। और अभी भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो ठंडे पड़े हुए हैं राजनीति में, लेकिन जिला स्तर पे जिनका सपा में अच्छा मकाम रहा है। तो राजपूत वोट जो था वो शिफ्ट हुआ था उस दौर में समाजवादी की तरफ, और जो ब्राह्मण वोट था वो गया था बसपा की तरफ। और दोनों ने अपने अपने मौके पे अपनी अपनी पार्टी को अच्छी जीत भी दिलवाई, कामयाब किया, सत्ता में लाए। क्योंकि सपा के पास जो उसका आधार वोट है वो ज़्यादा बड़ा है, या ज़्यादा बड़ा था, तो उसमें राजपूत वोटों का सपोर्ट मिलने से कई सीटों पे असर आ जाता था विधानसभा में। ऐसे बहन जी का वोट था, तो बहन जी को जब सपा से खिसक के मुस्लिम उस तरफ गया, उनका अपना वोट, और ऐसे में जब ब्राह्मणों का थोड़ा सा साथ मिल गया, तो शंख भी बजा और हाथी आगे भी बढ़ा। तो पहले वहीं था। अभी विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में जिस रणनीति पर घेरा भाजपा को, उसका ताना बाना कुछ यहीं से बुना गया कि अपने उस जो पुराना वोट है उसे एक बार फिर से सक्रिय किया जाए और इन वर्गों में सेंध लगाई जाए। ये समझ आ गया था कि जो नॉन यादव ओबीसी है, नॉन जाटव दलित है, वो नहीं टूटेगा, सर के बल खड़े होकर नहीं टूटेगा। तो बेटर ये है कि सेंध सवर्ण वोटों में लगाई जाए। ये सीधा सीधा राजनीतिक खेल था। कितना सफल हुआ कितना असफल, ये तो 4 तारीख के बाद पता चलने वाला है, लेकिन हुआ ये। अच्छा, वोटर में भी एक जाति में 3 तरह के वोटर, और ये हर एक जाति में है। पहला वोटर वो है जो विचारधारा का वोटर है, इसमें टोटली पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, नौकर पेशा वर्ग है, पढ़ता लिखता है, चीज़ों की जानकारी रखता है, अफवाहों में और समाचार में अंतर करना जानता है। ये विचारधारा वाला वोटर है। ये सबसे छोटा तबका है, टोटल वोट का बमुश्किल 5%। दूसरा वोटर है लाभार्थी वोटर। वर्तमान में जो बीजेपी के साथ सबसे मजबूती से जुड़ा है वो यही वोट है। बीजेपी के वोट का आधे से ज़्यादा हिस्सा ये है, और इसमें भी सबसे बड़ी संख्या एससी और ओबीसी की है। क्योंकि वजह ये है कि सरकारी योजनाओं का कहीं ना कहीं इन्हें ज़्यादा लाभ मिला, गरीबी ज़्यादा थी या और चीज़ें कई थी, बहुत से लाभ सवर्ण वोटर सामाजिक दायरे के चलते नहीं ले पाता है, तो वो इन्हें बीजेपी से मिले। तो एक ये वोटर, और ये बड़ा मजबूत है, जहाँ था वहीं है। वैचारिक वोटर वो भी जहाँ था वहीं है। तीसरा वोटर है राजनीतिक वोटर, जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय है, जिसके परिवार के लोग राजनीति से सक्रियता से जुड़े हुए हैं। कोई बूथ अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, फलाना अध्यक्ष है, भैंस कल्याण संघ का प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो वो लोग जो राजनीतिक वोटर है, ये बड़ा वोटर है। और ये वोट, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, खुद के वोट के साथ साथ और भी बहुत सारा वोट है, समेट के चलता है। सारी दिक्कत इस वोटर की है। तो ये वोटर जो है वो गड़बड़ पैदा कर रहा है, क्योंकि ज़मीन पर काम तो फाइनली इसी वोटर को करना होता है। और इस वोटर का नाराज़गी की एक वजह यह है कि इन्होंने सपा काल में बड़ी मलाई खाई है, बसपा काल में मलाई ना सही, बहन जी छाछ तो दे देती थी। भाजपा के शासन में सिस्टम को जिस तरह से, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, बिहार के कारण थोड़े अलग है, सिस्टम को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में थोड़ी छूट मिली, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही मिली, उससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता के काम होते थे अपने, जहाँ से वो थोड़ा सा यार चुनाव में अगर अपनी जेब से लाख रुपया खर्चा करेगा तो 2 लाख कमाएगा, अन्यथा वो फालतू में पेट्रोल नहीं जलाएगा, इसी के लिए राजनीति कर रहा है।
वो समाज सेवा के लिए, क्रांति लाने के लिए राजनीति का गया जमाना। तो उसको बेचारे को मलाई छोड़िए, छाछ भी नहीं मिली, और छाछ का भी ये हुआ कि चलो ठीक है ज़मीन पे फैला देते हैं और वर्ता बढ़ेगी, खाएंगे नहीं, पीने नहीं देंगे। तो ये वोटर सबसे ज़्यादा नाराज़ है, इसको दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत। और जो वोटिंग परसेंट डाउन हुआ है उसमें ये तीनों तरह के वोटर हैं। लाभार्थी वोटर में एक वोटर वो है जिसने लाभ तो लिया है, पसंद है, मोदी अच्छा लगता है, मोदी काम बढ़िया करता है, सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन साहब हम वोट भाजपा को नहीं दे सकते। तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं तो इतना कर सकते हैं कि देने नहीं जा रहे। एक वोटर ही है, मुस्लिम यादव वोटर इसमें है। उसके बाद आप आ जाइए तो दूसरा वोटर जो है वो है कि जो थोड़ा सा उदासीन हो गया कि यार एक तरफा चुनाव है, इंटरेस्ट है, तो जो क्रांति वाला जोश था कि नहीं मैं वोट डाल के क्रांति कर रहा हूँ, हिंदुत्व के लिए क्रांति कर रहा हूँ, मैं देश के लिए क्रांति कर रहा हूँ, मोदी को लाऊंगा, मोदी नेशन बिल्ड करेगा, मोदी राष्ट्र निर्माण करेगा और उस राष्ट्र निर्माण में ईंट मेरी भी लगेगी। तो एक क्रांतिकारी वोटर था, नौकरी छोड़ के, नौकरी से छुट्टी लेके 15 दिन आके मेहनत करता था। तो जो 400 पार का नारा दिया गया, उसने इस वोटर के मामले में थोड़ा सा बाउंस बैक किया। यह वोटर ठंडा पड़ गया कि यार एक तरफा चुनाव है, शायद मेरी मेहनत की, मेरी क्रांति की दरकार नहीं है, मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, तो मैं 15 दिन नौकरी कर लेता हूँ, तनख्वाह कह को कटवाऊँ, बिना क्रांति के ही काम चल रहा है। क्रांति तो आपदा काल में ही होती है ना। तो दूसरा वोटर ये है, इसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज थोड़ा डाउन होगा। तीसरा परिस्थिति जन्य वोटर है कि एक तो ये है तत्कालिक परिस्थिति है, पंचायत इसने उसने उसे क्यों नाराज़ किया पता नहीं, लेकिन नाराज़ किया है। जैसे पश्चिम में राजपूत गाँव में कुछ जगह हुआ, वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन कर दी उन्होंने, नहीं गए डालने। विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ ये हुआ था कि राजपूत गाँव में वोटिंग काफ़ी कम की गई थी, और वो क्यों की गई थी ये एक अलग कहानी है। और जबकि भाई सीएम वहाँ तो राजपूत ही बनने जा रहे थे एक, तो भी यहाँ पे 3 सीटें ऐसी वजह से हारे कि जो राजपूत बहुल गांव है वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, जानबूझ के वोट नहीं डाला गया, निर्देश थे कहीं से। तो इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा चुनाव जो है वो भाई जुमा भी पढ़ना है, उसका भी असर हुआ, जुमा पढ़ने का, शादी ब्याह का सीज़न है, कुछ उसका भी असर हुआ आपका। उससे आगे आ जाएंगे तो मौसम ही है, प्रकोप है, मौसम भयानक गर्मी है। तो सुबह सुबह या तो जल्दी वोटिंग हो पाती है, शाम को होती है, दोपहर के समय में। कम से कम हिंदू वोटर इतना अच्छा नहीं है कि मैंने कहा वो क्रांति का भाव है तो अलग बात है, अन्यथा इतनी धूप में नहीं जाएगा। और उसमें भी खास तौर पे अभी स्थिति ये है कि कोई जो छोटे शहर हैं, गांव से निकल के आके 20 किलोमीटर के दायरे में वहाँ रह रहा है, वोट उसका गांव में है, तो वो वहाँ नहीं जा रहा, बोले यार इतनी गर्मी में कहाँ जाऊँगा, क्योंकि वो ये क्रांति तो करनी नहीं है अब की बार। तो ये थोड़ा सा 400 पार ने बाउंस बैक थोड़ा सा किया, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा किया है। बिहार का मामला थोड़ा सा अलग है। बिहार में ये है कि जो गठबंधन हर बार होता है टूटता है, होता है टूटता है, तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, स्थानीय स्तर का नेता है, वो ठगा महसूस करता है। गठबंधन का पूरा लाभ जेडीयू लेती है, जेडीयू के नीतीश बाबू लेते हैं, जेडीयू का कार्यकर्ता लेता है, बीजेपी वालों को ज़्यादा कुछ हाथ लगता नहीं। तो एक वो भी दिक्कत है। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का ज़मीनी लोग हैं, वो तंग आ गए जेडीयू को ढोने से। और कहीं ना कहीं शायद जितनी सीटें भाजपा गठबंधन में आके ले रही है, उतनी ही सीटें उसे आराम से अकेले लड़के भी मिल जाती हैं। तो जेडीयू से गठबंधन कोई बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं साबित हुआ बिहार में, या होने जा रहा है। अब इलेक्शन बाद क्या क्या सिनेरियो बनेंगे वो एक अलग चीज़ है। हिंदी पट्टी के बाकी राज्यों में भी आए तो एक चीज़ तो सभी को समझनी पड़ेगी, ज़रूरी है। 2014, 2019, 2014 में 31% वोट भाजपा को मिला था, 2019 में जो वोट मिला वो 39% के करीब था। और ये जो वोट बढ़ा, करीब 7-8% वोट जो बढ़ा, ये प्योर मोदी का वोट था, इसमें भाजपा का वोट नहीं था, ये सिर्फ मोदी जी का बढ़ा हुआ वोट था, 14 और 19 के बीच में जो बढ़ा। और इस वोट जो ये मोदी जी का बढ़ा, इससे कहीं ना कहीं जो उस ज़माने का वोटर है कि जैसे ये लगता है कि नहीं मेरे पिताजी ने बीजेपी को खूब मेहनत करी,
मुझे तो विरासत में मिल गई, तो नहीं दूसरा किसी को आना नहीं चाहिए, मेरे अकेले के वोट को 5 बार गिना जाए और तब बीजेपी को जिताया जाए तो उन्हें थोड़ी तकलीफ पहुंचा दी। तीसरा ये है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, इवन महाराष्ट्र भी गिन लीजिए, कंटिन्यूसली आपने 2 चुनाव में लगभग बहुत बड़ी संख्या में सीटें ली हैं। गुजरात में एक अलग तरह की स्थिति है कि विपक्ष बहुत पहले आपके आगे हथियार डाल गया। गुजरात के हालात अलग हैं, वहाँ बहुत पहले विपक्ष ने हथियार डाल दिए। प्रतिरोध हो भी रहा है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। वजह यह है कि बढ़त इतनी ज़्यादा बड़ी है, 70% तक वोटिंग है कई जगह पे, तो कोई आसार नहीं है गुजरात पे कोई असर होगा। क्लीन स्वीप था, क्लीन स्वीप फिर होगा। लेकिन जो ये हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है, हिंदी पट्टी है, यहाँ आप लगातार 2014 में आपकी जो टोटल सीटें आई थी उसमें से 190 सीटें आपने इन्हीं राज्यों से, हिंदी पट्टी में से ली थी। तो सोचिए आपका जो खजाना है पूरा यहीं से आया। और अगर बीजेपी ने 10 साल में ये नहीं सोचा कि ये खजाना कमज़ोर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पड़ेगा, तो उसे रिकवर कहाँ से करेंगे, तो ये उनकी राजनीतिक मूर्खता है। और उन्होंने सोचा, जो कि मुझे दिख रहा है, कि इस बार आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल जैसे कई इलाके जो 2019 में भी बढ़त देने में कि लोगों ने मदद की थी, वहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। और वहाँ का रिजल्ट जो यहाँ अगर हुआ नुकसान, तो उसे कवर अप कर लेगा, उसे ढक लेगा। तो ये सबसे सुंदर स्थिति होने जा रही है। अगर ये हो रहा है कि हिंदी हार्टलैंड में सपोज कि 20 सीटें कम होती हैं और वो 20 सीटें पूरी हो जाती हैं बंगाल से, तमिलनाडु से, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये और ज़्यादा स्थायित्व देगा भाजपा को लंबे समय तक यहाँ टिकने के लिए, राज करने के लिए। क्योंकि ये ठीक है, चलो मान लिया कि इस चुनाव में हिंदी जो पट्टी है वो फिर से एक बार बहुत अच्छी सीटें दे देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ज़्यादातर जगह जो विपक्ष में है, कांग्रेस है, कांग्रेस में क्षमता दिख नहीं रही। उत्तर प्रदेश में सपा है, तो सपा उस क्षमता पे नहीं है जो इतना बड़ा डैमेज कर दे कि इन्हें, जैसा 2004 के चुनाव में हुआ था। कुल जमा के पूरब और जो बिहार है उसकी कुछ सीटें सारा मिला के भी अगर मैक्सिमम डैमेज होगा भी तो 10% से ऊपर नहीं होगा। यानी कि 190 सीटों वाला गेम है, उसमें आपका अगर नुकसान होगा भी तो मैक्सिमम ये होगा कि 170-165 सीट फिर भी पा जाएंगे। और अगर ये नुकसान नहीं होता है, इस नुकसान को बचा गए, सिर्फ मार्जिन कम होगा और आप दक्षिण में और पूर्व में बढ़ गए, बढ़ोतरी आपने ले ली, तो इससे अच्छा बीजेपी के लिए कुछ हो नहीं सकता। पर वहाँ स्थायित्व रहेगा। नाराज़गियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, झगड़े हैं, ऊँट द्वारा खेत चढ़ने टाइप, और इन सबके बीच भी अच्छी चीज़ ये है कि लो वोटिंग से या अन्य चीज़ों से कहीं भी अब तक ये नहीं दिख रहा कि बड़ा नुकसान हो सकता। वजह ये थी कि जो आपकी लीड थी, जो आपका मार्जिन था, वो काफ़ी बड़ा था। अगर आप कल्पना करें कि यही चुनाव बसपा भी गठबंधन में होती, मायावती गठबंधन में होती, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। लेकिन बहन जी चूँकि तीसरा कोर बना रही हैं, और अगर एक ईमानदार बात करूं तो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा अच्छा बना रही हैं, गठबंधन से ज़्यादा खतरा बहन जी से। और बहन जी का ये कौड़ आगे चल के बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा, ये आप और जानिए। नुकसान बड़ा नहीं होने जा रहा है, इसके लिए मैं कम से कम आश्वस्त कर सकता हूँ। लेकिन पार्टी को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की असंतुष्टि आपको 1, 2, 3 चुनाव जितवा सकती है। जो आप कहते हैं ना 2070 तक हमको तो अब कोई नहीं हिलाएगा, कोई नहीं करेगा, वो सपना मत देखिए। कार्यकर्ता अगर नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी दूर करना भी पार्टी की जिम्मेदारी है। कॉरपोरेट की तरह जिस तरह से अमित शाह जी मैनेज करते हैं, तत्काल तो ठीक है, काम चल जाएगा, इस बार भी उनका मैनेजमेंट कामयाब रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत अच्छा होगा। पार्टी को पार्टी की तरह ही, राजनीतिक दल की तरह चलाएं, कॉरपोरेट की तरह ना चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। राम राम।